तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार है। और आज हम लोग बात करेंगे ऐसी हिंदी का जितना भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सभी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका 7 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, और सॉरी यार, खाना खाया न तो डकार आ रहा है। देखते हैं, आप लोग का वीडियो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक पेड़ लगाना है तेज पत्ता का। आज हम सोचें कि एगो पेड़ लगाएंगे तेज पत्ता का, बांस काटने जाना है यार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे हिंदी, ये आपका 50 मार्क्स का होगा, सबको तो मालूम है ना। और पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, और अब हमने यूनिट 1 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा यूनिट 2 है। ठीक है, जिसमें आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। यूजी सेमेस्टर 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पत्र लेखन से क्या तात्पर्य है। पत्र के विविध प्रकारों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए, यानी कि उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, पत्र लेखन क्या है सबसे पहले, इसके बाद बताना है कि पत्र लिखने की अलग अलग जो प्रकार होती है वो बतानी है। ठीक है, तो देखिए पहले एक गाना चलता था, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा। आप लोग भी गाना गाने लगे होंगे ना। कौन सा गाना था, कौन हीरो है? सलमान खान, मैंने प्यार किया मूवी का नाम है ना। चलिए, आप लोग देखते हैं वो सब मूवी, वो सब हमको पसंद है। 90s की मूवी, सलमान खान का पहला मूवी यही है। नेक्स्ट है, तो देखिए हम लोग पत्र को चिट्ठी बोलते हैं, खत भी बोलते हैं, खत लिखा है। ठीक है, तो कागज़ यह क्या होता है। अब चलिए शुरू करते हैं यार, पहले अच्छे से पढ़ लेता हूँ। चिट्ठी या खत किसी कागज़ या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को कहते हैं। ठीक है, यह अक्सर 19वीं और 20वीं शताब्दियों में पत्र ही दो व्यक्तियों के बीच संचार का सबसे विश्वसनीय माध्यम था। ठीक है, अभी तो हमारा मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है। ठीक है, पहले क्या था, अगर हम किसी को भी कुछ भी संदेश देना होता था तो पहले हम लोग पत्र लिखते थे। ठीक है, क्या पत्र लिखते थे? प्रेम पत्र। पहले का ज़माना अच्छा था एक तरह से लगता है। चलिए जो भी है, तो पहले लिखा करते थे और हम लोग बड़ा होते होते ये सब ज़माना चला गया था। मतलब हम लोग के टाइम में भी था। हाँ यार, 2000, हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोग के टाइम में था, ये सब का माहौल था। ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही कॉलेज तक आते आते सब चला गया था। तो पहले क्या था ये सब बताना है कि पहले के ज़माने में हमें पत्र ही दो व्यक्तियों के बीच संचार का माध्यम था। किंतु अब टेलीफोन, सेल फोन और जितना भी है ईमेल वगैरह, गूगल वगैरह, व्हाट्सएप, इस सभी को ख़त्म कर दिया। पत्र का वैल्यू ही ख़त्म कर दिया ना, काफ़ी कम हो गया। पत्रों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान अभी भी है। क्यों? यह स्थान है ऑफिस में। ऑफिस में आप जाइएगा तो आपको एक रिटन, हैंड रिटन नोट्स देना होगा। ठीक है, कभी भी आप अगर जॉब पे ज्वाइन कीजिएगा, जैसे मैं NIT जमशेदपुर में जब ज्वाइन कर रहा था, ठीक है, अपने सर्विस पे, तो मुझे एक पत्र लिखवाया गया था कि मैं फलना डेट को, इस डेट को ज्वाइन कर रहा हूँ, इस पोस्ट पे ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और एप्लीकेशन लिखा था और नीचे में साइन किया था। ठीक है, विथ डेट। तो जब आप कभी जॉब ज्वाइन करते हैं किसी जगह पे, ठीक है, सरकारी या प्राइवेट, प्राइवेट में तो मालूम नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में मैं जब ज्वाइन किया था तो मुझे एप्लीकेशन लिखवाया गया था। ठीक है, तो अभी भी बहुत जगह लगता है आपका। ये तो हो गया पत्र, क्या है कि कागज़ पे, ठीक है, पेपर पे लिखी हुई संचार का एक माध्यम है जो प्राचीन समय में कारगर था, 19वीं 20वीं शताब्दी में। परंतु अभी के समय में इसका महत्व कम हो गया है। इतना लिखिएगा। उसके बाद बताइएगा औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। अब बताना है औपचारिक पत्र लेखन क्या है। देखिए, हम लोग बोलते हैं चलो नहीं यार, काहल फॉर्मेलिटी कर रहा ज़्यादा। फॉर्मेलिटी इसका मतलब है औपचारिकता। ठीक है, मतलब नमस्कार, आइए बैठिए, और वहीं पे इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। और वहीं पे हम लोग दोस्तों के साथ बोलते हैं आओ न रे यार, बैठो न चुपचाप। तो ये हो गया अनौपचारिकता, जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी ना हो। ठीक है, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है दोस्तों, औपचारिकता का मतलब आदर। क्या होता है? आदर देना। ठीक है, और अनौपचारिकता का मतलब कोई आदर नहीं देना है। ठीक है, डायरेक्ट अपना जो दोस्त है उसी की तरह बात करो। तो औपचारिक पत्र लेखन समझ गए क्या है कि आदर देने वाला, इतना जान गए। अब देखिए, औपचारिक पत्र किसी निश्चित
संरचना और लहजे में लिखा जाने वाला एक संचार का माध्यम है। ठीक है, यानी कि उसमें आदर सहित लिखा जाता है, यह औपचारिक पत्र होता है। यह पत्र किसी को, जैसे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को लिखिएगा, किसी ऑफिसर को लिखिएगा, अधिकारी को, या संपादक को लिखा जाता है, तभी ना आप आदर दीजिएगा। नहीं तो अपना दोस्त को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, सर जी प्रणाम सर। ठीक है, अपना दोस्त को लिखिएगा, नहीं लिखिएगा ना। ठीक है, तो वहाँ पे लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, और वही दोस्त रहेगा तो बोलो भाई क्या बात है, काहे फ़ोन किया। ठीक है, तो यही है, दोस्त में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है। जबकि आप फॉर्मल लेटर का यूज कहाँ करते हैं, किसी प्रिंसिपल, किसी ऑफिसर या किसी एडिटर या किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कामों के लिए। ठीक है, ये हो गया औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों का इस्तेमाल नौकरी के लिए आवेदन करने, ठीक है, आधिकारिक शिकायत करने या व्यावसायिक पूछताछ के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। औपचारिकता मतलब आदर के साथ लिखना, नौकरी, अधिकारी, इन सभी में काम आता है। आगे देखते हैं, तो फिर है हमारा औपचारिक पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे औपचारिक पत्र में उचित भाषा का प्रयोग हो। अब जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं ना कि वहाँ पे जैसा दोस्त को लेटर लिख रहे हैं वैसा तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, उचित भाषा का प्रयोग होता है, यहाँ पे लहजा का प्रयोग होता है। आप बोल के लिखिएगा, तुम बोल के नहीं लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र में सम्मानजनक और औपचारिक सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, औपचारिक पत्र में सूत्रित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। औपचारिक पत्र में भावात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अपने भावनाओं को आवेश में नहीं आने देना है औपचारिक पत्र में। आगे देखते हैं, तो फिर है हमारा औपचारिक पत्र में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पते, औपचारिक अभिवादन और समापन कथन जैसे तत्व शामिल होते हैं। जैसे कि अंतिम में लिखते हैं आपका विश्वासी, चाहे आपका आज्ञाकारी। ठीक है, औपचारिक में। औपचारिक पत्र लिखने के कुछ उदाहरण, जैसे आप प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यवसाय यानी कि कोई बिजनेस पत्र, सरकारी विभागों में जो लिखे जाते हैं, ये सारे आपके औपचारिक पत्र होते हैं। समझ गए होंगे औपचारिक पत्र। अब इतना तो है कि आप लोग इजीली 50 वर्ड लिख सकते हैं इस पर। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक। यहाँ पे देखिए अन लिखा है, अनौपचारिक मतलब कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है। ठीक है, कोई भी आपको रिस्पेक्ट वगैरह का कुछ भाव नहीं रखना है। ठीक है, एकदम सिंपल सोचिएगा, मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अनौपचारिक मतलब जहाँ पे कोई आदर रिस्पेक्ट ना हो उसी को बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है, वहाँ पे आप गलती भी करेंगे तो भी आपको क्षमा है, बिना बोले क्षमा। जो पत्र मित्रों को, रिश्तेदारों को या परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कारगर यह मित्रों के लिए होता है। अनौपचारिक पत्रों को आमतौर पर खास पत्र या निजी पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र लिखने के बारे में कुछ खास बातें, जैसे अनौपचारिक पत्र को आकस्मिक रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इन पत्रों में आकस्मिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में भावात्मक स्वर हो सकता है। ठीक है, जैसे आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं दुखी हूँ क्योंकि पिछले दिनों मेरा ब्रेकअप हो गया। अच्छा। ठीक है, ये मैं पहले समझता नहीं था यार, ब्रेकअप क्या होता है भाई। तो जब बाद में हम ग्रेजुएशन करने लगे उसके बाद पता चला कि अरे यार ये तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से लिखा जाता है। और या फिर बता सकते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है तो कृपया करके हमें पैसा भेज दें। हालांकि डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि आजकल के ज़माने में पत्र ना के बराबर लिखा जाता है। 1% पर पत्र का प्रयोग होता है, 1% से भी कम होता है। ठीक है, 99% पत्र का जगह ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम यही सब ने ले लिया है। ठीक है, खुल के लिखना है। देखिए कुछ भी छिपा के यहाँ पे क्या कीजिएगा। ठीक है, तो लिखना है एकदम खुल के, निबंध लिखो एकदम खुल के भाई, जो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि अभ्यर्थी अपने ही शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दें, तो अपना शब्द में एकदम यूज करना है, दिमाग लगाना है लेकिन अपने शब्दों पे। ठीक है, इन पत्रों में व्यक्तिगत संचार का मकसद होता है। अनौपचारिक पत्रों में किसी खास पैटर्न, प्रारूप या अभ्यास से बांधा नहीं रहना होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं,
तो बांधा मतलब वही बंधा हुआ, ठीक है, आप पे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। अगला है अनौपचारिक पत्रों में हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अनौपचारिक पत्र लिखने के कुछ उदाहरण जैसे चचेरे भाई बहन, ठीक है, को लिख सकते हैं, मित्रों को लिखा जाता है, रिश्तेदारों को लिखा जाता है, बहन के विवाह के शामिल होने के लिए मित्रों को लिखा जाता है, ठीक है। और अंत में लिख दीजिएगा उपसंहार में कि आजकल पत्रों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी महत्ता कम हो गई है, परंतु केवल और केवल सरकारी कार्यालयों में नाम मात्र का पत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। बस इतना लिख देना है। तो मतलब समझ रहे हैं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एप्लीकेशन लिखना आदमी भूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना उसे आदमी भूल जाता है। मनुष्य जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती उसे भूल जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चलिए समझदार है ना आप लोग, समझ गए। किसी भी चीज़ का जब ज़रूरत वैल्यू ख़त्म हो जाता है ना तो उसको भुला दिया जाता है, चाहे वो कोई रिलेशन हो या फिर आपका पत्र लिखना हो। अगला है पल्लवन किसे कहते हैं। पल्लवन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पल्लवन का सिंपल सा मतलब क्या है बताएं। पल्लवन मतलब विस्तार देना, क्या है, विस्तार देना, खींच के बड़ा कर देना, ठीक है, इतना समझिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। पल्लवन किसी विचार, विषय या सामग्री को विस्तार से समझाने की प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं, ठीक है। इसे विस्तारण, भाव विस्तारण, भाव पल्लवन भी कहा जाता है। पल्लवन में किसी विषय को उदाहरण, तर्क, मौलिकता के आधार पर समझाया जाता है। पल्लवन की ज़रूरत क्यों होती है, तो विस्तार देने की ज़रूरत क्यों होती है हमें, हम बोलते नहीं अरे एक मिनट डिटेल में बताओ, डिटेल में। जब हमें इंटरेस्ट लगने लगता है किसी टॉपिक पे तब हम लोग डिटेल जानना चाहते हैं, या फिर कोई खास काम होता है तब हम लोग डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक है। तो डिटेल क्यों जानना चाहते हैं, ताकि हम लोग एक एक पॉइंट को पकड़ सकें, ठीक है, और आसानी से समझ सकें। तो किसी विचार या अवधारणा को सरल और स्पष्ट रूप से समझने के लिए पल्लवन की जरूरत होती है, ठीक है। अब अपने दोस्त को बोलिएगा पल्लवन करके बताइए हमको, ठीक है। जब दोस्त को बोलिएगा अरे यार पल्लवन करके समझाओ ना तनी, ठीक है, तो वो बोलेगा आई इठो का बोल रहा हो, हम ना समझ पैनी। ठीक है, तो बताइएगा कि अरे ये दोस्त यार हम बोल लियो कि तो डिटेल में समझाओ हमरा, ठीक है, तू हम आके ऐटा विस्तार करे समझाई दाओ, ठीक है। तो इस तरह से उसको समझाना है। तो पल्लवन का प्रयोग करना है अपने दोस्तों के बीच में। ये सब केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, अपने रियल लाइफ में उतारने की चीज़ है। अगला है जटिल विषय को एक वाक्य या छोटे पैराग्राफ में संक्षेप में बताना मुश्किल होता है। अब जैसे किसी के साथ फाइट हो गया तो अब पूछेगा ना कैसे हुआ, ठीक है, तो बोलिएगा अरे लंबा मामला है, नहीं नहीं बताओ ना क्या हुआ था, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं उसको पल्लवन। ओके, तो क्या है, किसी विषय को जब हम लोग डिटेल में बताना है उसी को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन से पाठक या श्रोता आसानी से समझ सकते हैं कि मूल रूप में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था भाई, क्या हुआ आप लोगों के बीच में, क्यों फूट पड़ गया, ठीक है। तो पल्लवन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कि पल्लवन में मौलिकता का पूरा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं सही बोलें, झूठ नहीं बोलें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हुआ था कुछ और हम बता रहे हैं उसको कुछ और। पल्लवन में सृजनात्मकता का अवसर मिलता हो, ठीक है। पल्लवन में कल्पना का सहारा लिया जाता है। अगला है पल्लवन में मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल होने पर विस्तार की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये होता है पल्लवन। समझ गए होंगे पल्लवन क्या है, और आप लोग इजीली 50 वर्ड इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण लिखते समय हमें ध्यान रखने वाली बातें, एक मिनट यार डकार बहुत ज़्यादा आ रहा, मुझे ना थोड़ा चूरन खा रहा होगा, चूरन समझते हैं, जब आपको गैस हो जाए ना तो जीरा, ठीक है, धनिया और क्या बोलते हैं उसको सौंफ, इन सभी को मिला के गर्म करके भून के पीस लीजिएगा और नमक के साथ खाना खाने के बाद खाइएगा, तो गैस ख़त्म हो जाएगा पेट का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, संक्षेपण किसे कहते हैं।
ठीक है। संक्षेपण लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? तो संक्षेपण, सबसे पहले संक्षेपण क्या है? संक्षेपण मतलब छोटा, शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में किसी भी चीज़ को शॉर्ट में बताना, छोटा करके बताना, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में समरी, इंग्लिश में समरी बोलते हैं, ठीक है। तो समरी में बताना, शॉर्ट में बताना, छोटा में बताना, यही है आपका संक्षेपण। हम लोग बोलते हैं अरे यार अभी टाइम नहीं है, जल्दी बताओ जल्दी, ठीक है। तो वही हो गया संक्षेप में बताइए। संक्षेप में मतलब छोटा में बताइए, समझ गए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो किसी बड़े पाठ को संक्षिप्त रूप में लिखना संक्षेपण कहलाता है। संक्षिप्त की जगह छोटा यूज कीजिएगा, संक्षिप्त मतलब छोटा, ठीक है। किसी बड़े पाठ को छोटा रूप में लिखना संक्षेपण कहलाता है। इसे सार लेखन भी कहा जाता है। संक्षेपण में किसी पाठ के मुख्य विचारों और तर्कों को कम शब्दों में लिखा जाता है। संक्षेपण किसी पाठ का 1/3 हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे कोई वर्ड है, मान लीजिए 100 शब्द का कोई क्या है आपका, 100 शब्द का निबंध है। तो अगर मैं बोलूँगा कि इसका संक्षेपण कीजिए, तो आप इसका जो संक्षेपण कीजिएगा ना, वह 30 से 40 शब्द का होना चाहिए, ठीक है। संक्षेपण का सही रूप उसका 3 भाग में 1 भाग होता है, ठीक है। अगर कोई 3 घंटा का मूवी है तो संक्षेप में अगर हम उसको बताएंगे तो हमें 1 घंटा लगेगा, ओके। ये होता है संक्षेपण। कोई कोई तो 10 मिनट में ख़त्म कर देगा, ये हुआ, ये हुआ और ख़त्म, रुस्तम फिल्म ख़त्म। रुस्तम देखें अक्षय कुमार का, चलिए देखे हैं ना, चलिए अच्छी ही बात है, इंडियन नेवी रहता है ना। तो हमारा है संक्षेपण किसी पाठ का 1/3 हिस्सा होता है। संक्षेपण लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो संक्षेपण में मूल पाठ को ही बातें लिखनी चाहिए। संक्षेपण और पल्लवन में एक शब्द मतलब एक चीज़ कॉमन है कि वह है कि आपको झूठ नहीं लिखना है, जो एक्चुअल में था कहानी में वही चीज़ आपको बताना है, ठीक है। चाहे आप विस्तार करिए तब भी आपको वही बताना है, छोटा करिए तब भी आपको वही बताना है, ठीक है। गलत चीज़ नहीं बताना है। अगला है मूल पाठ में जिस विषय पर ज़्यादा जोर दिया गया है उसे उसी अनुपात में संक्षेप में लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है संक्षेप में कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। अब जल्दीबाजी में कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं है, आप सभी चीज़ें बतानी है। फिर है संक्षेपण लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संक्षेपण में भाषा सहज होनी चाहिए, ठीक है, आसानी से समझ पाए। संक्षेपण में व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहिए। अगला है संक्षेपण में मूल विषय वस्तु को अल्प समय में कम मेहनत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संक्षेपण के समानार्थी शब्द सारांश, भावार्थ, निष्कर्ष या उपसंहार के रूप में जानते हैं। अब चलिए मैं एक आपको संक्षेपण का उदाहरण देकर बताता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा और तुरंत समझ जाइएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, आमी तुम आके, ठीक है, इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब बोलेंगे कि इसको संक्षेप में लिख के दिखाइए, तो एक गाना आया था इलू इलू, ये हो गया संक्षेपण, समझ गए। आप लोग को यही सब एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है, ILU इलू, ठीक है। तो एक गाना आया था इलू इलू, क्या है ये इलू इलू, ठीक है। तो मैं गाना गा रहा था तो मेरा दोस्त बोला इसका मतलब समझता है? हम बोले नहीं समझते हैं यार। तो फिर वो बताया अरे बेटा मेरा दिमाग खुला, उस टाइम मैं 11 में पढ़ रहा था, ठीक है। चलिए दोस्त यारी सब छूट गया यार, सब अपना अपना शादी फैमिली वैमिली कर लिया, सब काम करने लगा इधर उधर, लेकिन अधिकतर आदमी अभी भी बेरोजगार है, चलिए, और अधिकतर अभी भी अनमेरिड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कारक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? कारक किसे कहते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक किसे कहते हैं? आप लोग सोच रहे हैं आपका एज कितना है, चलिए मैं बता देता हूँ। मेरा एज 23 है भाई, ठीक है। इसी साल मेरा MA कंप्लीट हुआ है और मेरा जॉब भी लगा था, लेकिन जॉब छोड़ चुके हैं, ठीक है, 2 महीना हो गया जॉब छोड़े हुए। कारक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? कारक, कारक जो है आपने सुना होगा बचपन में, कारक और समास हिंदी ग्रामर का 2 को सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, कारक और समास, ठीक है। समास आपको नहीं पढ़ना है, कारक पढ़ना है। देखिए आपने सुना है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में, ठीक है, यही है कारक, बस इतना जान लीजिए। चलिए जानते हैं कारक क्या है। तो कारक हिंदी व्याकरण का एक अहम हिस्सा है
और इसका इस्तेमाल किसी क्रिया के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कारक संज्ञा या सर्वनाम को, ठीक है, कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह या परसर्ग होते हैं। ठीक है, सिंपल बताइए कि संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले संज्ञा या सर्वनाम को, संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द को जो शब्द क्रिया से जोड़ता है उसी को कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये संज्ञा का वर्ड है, ठीक है, संज्ञा का है ये, और ये क्रिया है, क्या है, क्रिया, क्रिया शब्द है। तो इसको जो जोड़ने का काम कर रहा है ये प्लस का इंडिकेटर मीडिएटर, ये जो मीडिएटर का काम कर रहा है इसी को कारक बोलते हैं। समझ गए। तो संज्ञा यहाँ पे सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द को कारक कहते हैं। समझ गए, एकदम समझ गए होंगे। ओके ना, इसी तरह से मैथ की तरह समझिए इसको कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह या परसर्ग होते हैं, क्या होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, कारक की मदद से क्रिया के कर्ता, विधि, उपकरण, प्रत्यय, समय, स्थान, कारण आदि के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया राम ने खाना खाया। ठीक है, राम ने खाना खाया, राम ने खाना, अरे यार खाना लिखो तो है, खाना। ठीक है, तो राम क्या है, संज्ञा है ना। खाना क्या है, खाना क्या है, खाना भी हमारा संज्ञा है। ठीक है, ये भी नाउन है, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। ये भी क्या है, संज्ञा है। और ये क्या है, आपका क्रिया है, खाया, खाने का काम कर रहा है। जिस शब्द से कार्य का होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो इसका संबंध ये इससे रिलेट कर रहा है और इससे भी रिलेट कर रहा है, यानी कि क्रिया का संबंध किससे कर रहा है, संज्ञा से। राम ने खाना खाया, और यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, ने जोड़ रहा है। तो ने जो हमारा है ना ये कारक हो गया, इसी को बोलते हैं कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण से को ध्यान रखिए, यही सब चिन्ह को कारक बोलते हैं। ठीक है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कम से कम आपको 20% चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए 20 समझ में आ गया ना, काफ़ी है। अब आप लोग 80 कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो कारक के बारे में कुछ खास बातें। कारक क्रिया के प्रत्येक कार्य में भूमिका निभाता है। ठीक है, कारक वाक्यों को सुसंगठित करते हैं और वाक्य के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो भी हुआ है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है आपको कारक। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया पर पूरा करने में योगदान देने वाला। कारक मतलब क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाले को कारक बोलते हैं। ठीक है, मीडिएटर जिसको हम लोग बोलते हैं ना अगुआ, देखिए अक्सर अगुआ आपका इधर भी होता है, जैसे मैरिज वगैरह होता है तो एगो अगुआ होता है, यही अगुआ आपका कारक है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक है, कौन कौन कारक हैं पहले आप इसको जान लीजिए। कर्ता कारक, ओके, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अच्छा ऐसा ऐसा नहीं, कर्ता, कर्म, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, ठीक है, संबंध का, अधिकरण में, पर, संबोधन, अरे, ओ। ठीक है, हम लोग ये कारक चिन्ह आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप पूछ ले, कारक चिन्हों को लिखें। तो कर्ता ने, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा दोस्त, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को जैसे राम ने रावण को मारा, तो को यहाँ पे जो है ना किस कारक का प्रयोग हुआ है, रावण को मारा। ठीक है, राम ने, तो राम क्या है यहाँ पे, कर्ता है, राम ने, जैसे हम बोल रहे हैं राम ने, तो राम क्या है, कर्ता कारक है। रावण को, ठीक है, मारा, तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म बोलते हैं। तो रावण को आता है तो वह कर्म हो जाएगा। करण से, जैसे तीर से मारा, तो किससे मारा, तीर से मारा, तो यहाँ पे करण कौन हो जाएगा, तीर, तीर से। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए मतलब धर्म के लिए, धर्म के लिए, तो धर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, अपदान से, जैसे अपदान मतलब होता है अलग होने का बोध, अपदान मतलब अलग होने का बोध।
ट्रेन से ट्रेन से ट्रेन से गिर गया, चाहे छत से गिर गया, छत से गिर गया, तो ये हो गया अपदान। ठीक है, अपदान मतलब अलग होने का बोध, संबंध। ठीक है, संबंधन का बोलते हैं कर्तानी कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में संप्रदान, अरे यार, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर संप्रदान के लिए, संप्रदान का जहाँ पे के लिए जोड़ा जाता है, के लिए, जैसे सीता के लिए, सीता के लिए, तो वो हो जाएगा संबंध। ठीक है, अधिकरण में पर, जैसे यह मेरा गाड़ी है, ठीक है, यह मेरी गाड़ी है, तो मैं जो आ रहा है ना, मैं, ठीक है, या फिर पर, ठीक है, तो ये दोनों अधिकार होने का बोध जताते हैं। अरे मोहन, तो ये क्या है, संबोधन कर रहे हैं। चलिए, कितना समझ में आया यार? जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एंड स्क्रीन में मैं आपको दे दूंगा कारक वाला टॉपिक। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। मैंने क्या बोला, कारक और आपका समास हिंदी व्याकरण के दो कठिन चैप्टर हैं। ठीक है, कारक तो समझ में भी आ जाएगा, समास तो समझने में ना मतलब आपको लग जाएगा 1 घंटा। ठीक है, समास को समझने में फर्स्ट टाइम मुझे भी लगा था 1 घंटा यार। अगला है उपसर्ग तथा प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय सबको जानता है, बहुत ही आसान चीज़ है। उपसर्ग क्या है कि शब्द के आगे में जुड़ता है, और प्रत्यय शब्द के पीछे में जुड़ता है। ठीक है, और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब चलिए देखते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग किसके जुड़ता है, शब्द के पहले। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, आपने पढ़ा होगा प्रेफिक्स। ठीक है, और एक होता है सफिक्स। तो प्रेफिक्स जो है ना उपसर्ग है, और सफिक्स जो है आपका, प्रेफिक्स और सफिक्स पढ़े हैं, सफिक्स प्रत्यय है। चलिए, और कारक को केज बोलते हैं, केज। चलिए, इंग्लिश ग्रामर आप लोग जो जो पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, जो नहीं पढ़े उनको नहीं मालूम होगा, तो पढ़ लीजिएगा भाई। ठीक है, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी क्या लाइफ टाइम पढ़ने का टाइम है यार। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग का चाहे मैरिज हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग 1 घंटा, 1 घंटा नहीं तो कम से कम आधा घंटा डेली किताब पढ़ा कीजिए, आधा घंटा। ठीक है, टाइम मिल तो, कुछ नहीं मिली तो खाली टाइम में मैं क्या करता मालूम है, खाली टाइम में जब मेरे पास टाइम रहता है तब मैं पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ता हूँ, विष्णु शर्मा की लिखी हुई पंचतंत्र की कहानियाँ, अली बाबा और 40 चोर, यही सब मैं अगर नहीं रहता है तो फिर मोबाइल से देखता हूँ। ठीक है, कौन कौन देखा है अली बाबा और 40 चोर? और जो देखे हैं तो बताइए, अली बाबा और 40 चोर किस देश की घटना है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, चाणक्य नीति पढ़ा कीजिए। ठीक है, खाली टाइम में ये सब बुक रखा कीजिए, इंटेलिजेंट बनना है तो 200 रुपया में बहुत ज़्यादा तेज बना देगा आपको। जितना आप जीवन में मतलब लोगों के साथ रह के या किताब में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाइएगा ना, उतना आपको चाणक्य नीति तेज बना देगा। ठीक है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियाँ तेज बना देगा। ठीक है, चंपक पढ़ा कीजिए खाली टाइम में, शॉर्ट्स देखने से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। आप लोग मानते हैं या नहीं, एग्री कीजिए मेरे बात से। अगर मानते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं मानते तो डिसलाइक कीजिए। चलिए, तो उपसर्ग और प्रत्यय समझ गए कि उपसर्ग जो है शब्द के आगे में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, जबकि प्रत्यय शब्द के पीछे में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, इसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और दोनों समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे उपसर्ग, ठीक है, अगर हम कार में, क्या कार में, इसमें हम उपसर्ग जोड़ें कला, क्या जोड़ें, कला, तो क्या हो जाएगा, कलाकार। ठीक है, अर्थ में बदल गया, कार से बन गया कलाकार। अगर कार में हम कला उपसर्ग जोड़ दें, ठीक है, तो हमारा हो जाता है कलाकार। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है ना कि इसमें को आप प्रत्यय भी बना सकते हैं। जैसे कला है, ठीक है, कला मतलब होता है आर्ट, कला है, इसमें अगर हम कार जोड़ दें पीछे में, फिर हम कार जोड़ दें, तब ये भी कलाकार बन गया। तो कलाकार को आप उपसर्ग भी बना सकते हैं और प्रत्यय भी बना सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी। उपसर्ग के अर्थ में बड़ा बदलाव करते हैं। ठीक है, और प्रत्यय शब्द के काल, कारक, लिंग, वचन आदि को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग के क्रिया या स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं।
और प्रत्यय शब्द के विशिष्ट गुण या विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उपागम शब्द में उपसर्ग बताइए। तो उपागम शब्द में हमारा उपसर्ग क्या है, यहाँ पे देखिए उपागम है, उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि उप को हटा देंगे ना तो हमारा हो जाएगा गम। गम मतलब दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। याद है आपका, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। गम मतलब होता है दुख। ठीक है, तो रियलिटी में दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चलो भाई, जितना है काफ़ी है यार, गम को बढ़ावा मत दीजिए। ठीक है, और बढ़ भी जाए तो ये मत सोचिएगा कि हमेशा के लिए रहेगा। सुख या दुख कभी हमेशा के लिए नहीं रखता है। ठीक है, अगला हमारा है बालक। बालक में क्या प्रत्यय है, सॉरी यहाँ पे बालका है, बालका क्या होगा यार, बालिका होगा। ठीक है, बालका शब्द में का प्रत्यय है, बालका, ये गलत है। ठीक है, इस वर्ड को काट दीजिए, बालका नहीं होगा, बालिका होता है। ठीक है, बालिका ना जी, तो बालिका में का अगर हटा दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा बाली। बाली क्या है, तो बाली, सुग्रीव बाली, याद आया बाली बाहर निकल बाली। ठीक है तो सुग्रीव जाके पूरा चिल्लाने लगता है कि बाली बाहर निकल बाली। किष्किंधा में ना, किष्किंधा नगरी था ना वो, हाँ किष्किंधा ही नगरी था। फिर जाके पूरा संग्राम युद्ध होता है। तो बाल, बालिका। अगला है प्रचार। प्रचार में क्या है, प्र अगर हम जोड़ देंगे तो चार बचेगा। चार मतलब क्या होता है, चार की संख्या। ठीक है, इसी तरह से खेलना में, अगर खेल में अगर हम ना जोड़ देंगे प्रत्यय तो खेलना हो जाएगा, क्रिया बन जाएगा। जबकि ये अभी क्या है, खेल, खेल अभी धातु है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं, मालूम है ना। चल में अगर हम ना जोड़ देंगे तो चलना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है, ये हमारा क्रिया बन जाता है। चल क्या है, धातु है, लेकिन हम इसमें ना जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, चलना, यानी कि क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला भी गया है कि प्रत्यय अक्सर आपको क्या बताता है, क्रिया बताता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, उपसर्ग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करवा दूंगा। बाकी जितना लिखने वाला चीज़ था इसमें सब कंप्लीट हो गया। ओके, यूनिट 1 का भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और आज का हो सकता है अंतिम वीडियो हो, उसके बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे। देखिए मैं पढ़ाने का पैसा वगैरह नहीं लेता हूँ, कि एजुकेशन टू बी फ्री। ठीक है, शिक्षा स्वतंत्र ही होना चाहिए, पैसे में इसको बांधना नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो इसे फ्री में बांटिए यार। हाँ, लेकिन उसको नहीं जिसको, मतलब ज्ञान वही बांटना चाहिए जो जिसको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। प्लीज़ दोस्तों इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके जूनियर कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर दिखा सकूँ। ठीक है, और अगर आप लोग हेल्प नहीं कीजिएगा तो फिर मैं भी वीडियो वगैरह नहीं बनाऊँगा यार। काहे लिए मैं अपना झूठ मूठ का इतना मेहनत करूँ। ठीक है, हमेशा इतना मेहनत नहीं ना कर पाऊँगा। यही चीज़ अगर मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही चीज़ का मैं अगर गेस्ट पेपर छाप देता अपने नाम से तो मेरा कितना फ़ायदा होता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। ठीक है, मेरा चांदी ही चांदी होता चलिए, तो वो सब फ्यूचर की बात है, शायद हो सकता है फ्यूचर में करें। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और एक हो सका वीडियो तो शाम तक वीडियो और एक लाऊंगा। ठीक है, प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इसको। बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, लास्ट दिन है, घूमिए फिरिएगा, आराम से आइएगा, बाइक में स्टंट वगैरह मत कीजिएगा।